जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है। जैसे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सीरीज में आपके साथ शेयर कर चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसमें आप ये देख लें कि 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट उसमें आप ये ले लेते हैं कि बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट के अंदर जो कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन होती है उसको बयान किया जाता है और इसमें ये देखा जाता है कि आप कितने कंपनी के एसेट्स हैं और उसकी कितनी लायबिलिटीज हैं, और इस हिसाब से फिर हम आगे लेके चलते हैं डिफरेंट डिटेल्स। जो दूसरा अहम पॉइंट होता है इसमें, दूसरा अहम पार्ट जो होता है, इनकम स्टेटमेंट होती है। अब इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, आप ये देखते हैं कि ओवरऑल कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, यानी टोटल कितनी रकम कमाई है, और उसमें उस कंपनी का प्रॉफिट और लॉस कितना रहा। तो ये सारी डिटेल हमें इस सेक्शन में मिलती है जिसको हम इनकम स्टेटमेंट का सेक्शन कहते हैं। तीसरा हिस्सा जो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि कैश इन कितना हुआ है और कैश आउट कितना हुआ है। तो इस तरह से कोई भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसके 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 बैलेंस शीट जिसे हमने कहा, नंबर 2 इनकम स्टेटमेंट, और नंबर 3 जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये तीनों को आप अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने में लगाना होता है। अगर आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ पाए हैं, पिछले साल के डाटे को इस साल के डाटे के साथ आप कंपेयर कर पाए हैं, तो आप उसके बारे में एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। इसमें आपने समझना है कि बैलेंस शीट किस तरह से काम करती है। उसके बाद आपने समझना है कि इनकम स्टेटमेंट जो है ये हमें क्या बता रही है, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ। फिर आपने समझना है कि कैश फ्लो इसका कैसा था और इसमें कितना कैश इन हुआ है और कितना कैश आउट हुआ है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल आप ये समझ लें कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ये एनुअल भी होती है और क्वार्टरली भी होती है। आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ज़्यादा फोकस करें क्योंकि बीइंग अ लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर आपको इसको देखना होगा। इसके बाद 2 डिफरेंट टर्म्स इसमें यूज होती हैं जिसको हम करंट एसेट्स कहते हैं और नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट से मुराद क्या होती है, करंट एसेट से क्या मुराद है? ऐसे एसेट जो 1 साल के अरसे के अंदर अंदर हम जिनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नॉन करंट एसेट्स कौन से हैं? ऐसे एसेट्स जिनको 1 साल के अरसे में कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लॉन्ग टर्म टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो उनको नॉन करंट कहा जाता है। करंट लाइबिलिटीज भी होती हैं और नॉन करंट लाइबिलिटीज भी होती हैं। करंट वो कि जो 1 साल के अरसे में हमने पेमेंट करनी है, नॉन करंट वो जो लॉन्ग टर्म है, जैसे कोई लोन लिया हुआ है, जैसे लॉन्ग टर्म लीजिंग वगैरह की हुई है उसको आप नॉन करंट लाइबिलिटीज कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टेंजिबल एसेट्स और नॉन टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स कौन से हैं? ऐसे एसेट्स जो फिजिकली जिनको हम टच कर सकते हैं, मसलन ये बुक जो है इसे मैं टच कर सकता हूँ तो ये फिजिकल है, ये टेंजिबल है। इसी तरह से ये पेन है, टच किया जा सकता है, ये टेंजिबल है। तो जो इक्विपमेंट होता है, प्लॉट्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, ओवरऑल बिल्डिंग है, तो ये सारे कंप्यूटर या बाकी सारी चीजें, इनको टेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। नॉन टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जिसे नॉन फिजिकल या इनटेंजिबल आप कह सकते हैं। इनटेंजिबल से मुराद ये होता है नॉन फिजिकल एसेट्स, ऐसे एसेट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, मसलन रॉयल्टी वगैरह हो सकती है या ब्रांडिंग वगैरह आप ले सकते हैं, या रॉयल्टी फीस और इस तरह से डिफरेंट चीजें। तो हमारे पास 2 तरह के एसेट्स हुए, 2 फिजिकल और नॉन फिजिकल, जिनको टेंजिबल और इनटेंजिबल कहा जाता है। इसके बाद आप देखते हैं कि ओवरऑल बैलेंस शीट के अंदर जो बात होती है वो एसेट्स की होती है, नंबर 1। नंबर 2 जो है लाइबिलिटी की होती है, और नंबर 3 जो होती है इक्विटी की होती है। तो इक्विटी जो है वो हमारे पास क्या है, एसेट्स में से अगर लाइबिलिटी निकाल दें तो वो आपकी इक्विटी आती है। इसी तरह से एसेट क्या है कि आप क्या करते हैं, इक्विटी प्लस लाइबिलिटी कर लें।
इक्विटी के अंदर अगर आप लाइबिलिटी को ऐड कर दें तो टोटल एसेट्स बन जाते हैं। इसके बाद आप देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू माइनस आप जो है ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसे आप सिंपल लफ्जों में अगर कहें टोटल जितना पैसा कमाया उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाली तो इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कह सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की टर्म होती है, प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स की टर्म होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक जो हमारे पास आ जाता है वर्ड होता है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी क्या है कि आप ये देखते हैं कि हैव इनफ एसेट्स टू मीट लायबिलिटी। अगर कंपनी के पास इतने एसेट्स मौजूद हैं कि वो अपनी लायबिलिटीज को मीट कर सकती है तो इसको हम सॉल्वेंसी कहते हैं। लेकिन अगर इतने एसेट्स नहीं हैं तो मसलन कंपनी एक तरह की बैंकरप्ट होगी कि वो अपनी लायबिलिटीज को मीट नहीं कर सकती, इसको हम इनसॉल्वेंसी कहते हैं। तो ये टर्म्स हैं जो आपको समझनी है। तो ओवरऑल इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि बैलेंस शीट के अंदर जो टर्म्स होती हैं उनको आप कैसे समझ सकते हैं, उनका ओवरऑल पर्पस क्या है। इसके बाद आपको पता है कि कैश फ्रॉम ऑपरेशंस होता है, जो आपको कैश आ रहा है, कंपनी जो ऑपरेट कर रही है उससे जो कैश जनरेट हो रहा है वो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कंपनी ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर या मुख्तलिफ कंपनीज में या मुख्तलिफ चीज़ों में जो इन्वेस्टमेंट की होती है उससे जो कैश जनरेट हो रहा है उसको कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहा जाता है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कंपनी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकती है, वहां से जो मुनाफा आ रहा है उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कैश कहा जाता है। अब आप देख लें कि कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग है। तो ये सारी टर्म्स आपने जो स्टेटमेंट है उसमें ये समझना है। मैं दोबारा से इसको शॉर्टली जो है समराइज करूंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्सा जो होता है बैलेंस शीट है, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट है, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसके बाद करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स होते हैं, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं, इसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं और टेंजिबल एसेट्स होते हैं। ये बात आपने समझनी है। ग्रॉस प्रॉफिट होता है और इसी तरह से टोटल रेवेन्यू में से अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट आप निकाल दें तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स है। इसी तरह सॉल्वेंसी कंपनी की वो कंडीशन होती है जिसमें वो अपनी लाइबिलिटीज पे कर सकती है, इनसॉल्वेंसी वो होती है जिसमें वो अपनी लाइबिलिटी पे नहीं कर सकती। इसी तरह से कैश जो होता है वो 3 मुख्तलिफ तरीकों से आ सकता है, फ्रॉम ऑपरेशंस, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स और फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओवरऑल आपने देखना है कि एसेट्स क्या है, इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज को अगर ऐड कर दिया जाए, इक्विटी और लाइबिलिटी दोनों को, तो हमारे पास टोटल एसेट्स निकलते हैं। इक्विटी का पता कैसे चलेगा आपको कि अगर आप टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दें तो वो कंपनी की इक्विटी होती है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें जिसकी इक्विटी 50% या 60% या 70% स्ट्रांग हो, यानी 30% तक उस पर अगर लाइबिलिटीज हैं तो एक्सेप्टेबल है। अगर इससे ज्यादा लाइबिलिटीज हैं, इक्विटी बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में वो कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, उसको अवॉइड करें। बैलेंस शीट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक लेंथी टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, इस पे आहिस्ता आहिस्ता हम वक्तन फवक्तन गपशप करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में कुछ टर्म से आपको वाकिफ करना था। आपके पास जब भी कोई बैलेंस शीट आती है या आपके पास इनकम स्टेटमेंट आती है या इसी तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है तो उसको आप अच्छी तरह से पढ़ें। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ आप दोस्ती बनाएं, इनको सीखना शुरू करें। एक अच्छा इन्वेस्टर जो होता है वो जिस तरह से एक पूरा सिस्टम है, पता है फाइनेंस थोड़ा सा हमेशा से जो है एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसे ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है इनको पढ़ना सीखें और पिछले साल की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको इस साल की फाइनेंशियल कंडीशन से कंपेयर करें और पिछले 5 साल की फाइनेंशियल कंडीशन जो है उसका एक डाटा आप बनाएं, तो उससे फिर आपको बहुत सी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता।
टाइम टेकिंग काम है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगी, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।